चलिए शुरुआत करते हैं आज के न्यूज़पेपर की। हम पहली न्यूज़ देखने वाले हैं वेस्ट बंगाल से। इलेक्शन कमीशन ने डिक्लेयर कर दिया है उपचुनाव की डेट को कि वेस्ट बंगाल में हम इस तारीख को उपचुनाव कराएंगे। ठीक है, तो यहाँ की विधानसभा की कुछ सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं। टू रिमेन सीएम, ममता हैज़ टू विन असेंबली सीट बाई नवंबर 5। ठीक है, इसमें बात बताया जा रहा है यदि सीएम आपको रहना है, ममता बनर्जी को चुनाव जीतना पड़ेगा असेंबली सीट बाई 5 नवंबर। यहाँ पर कुछ कुछ बातें बताई जा रही हैं। जो अभी चुनाव हुआ था ना वेस्ट बंगाल में, उसमें कुछ कुछ खास बातें हुई थी, जैसे कि ममता बनर्जी और शिवेंदु अधिकारी नंदीग्राम सीट से खड़े हुए दोनों। अब जहाँ से ममता बनर्जी खड़ी हो रही है, जहाँ से वो जीतती रहती थी, जहाँ से जीतने की उनकी फुल चांस थे, वहीं पर वो हारी थी। लेकिन एक बात ज़रूर थी कि उन्होंने बीजेपी को हरा दिया। दूसरी बात ये है, आफ्टर द इलेक्शन रिजल्ट्स, सोवान देव चट्टोपाध्याय द तृणमूल एमएलए फ्रॉम Bhawanipur constituency vacated the seat to allow MS Banerjee to contest from there। और इलेक्शन की डेट है 30 सितंबर। ठीक है, सीट्स बताई गई हैं, कौन कौन सी सीट खाली हुई हैं। ठीक है, भवानीपुर, शमशेरगंज एंड जांगीपुर इन वेस्ट बंगाल एंड पिपली इन उड़ीसा, यहाँ की सीट खाली हुई है और काउंटिंग होने वाली है 3 अक्टूबर को। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं बेसिक जानकारी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जिसको हम भारतीय निर्वाचन आयोग कहते हैं, एक प्रकार से ये फ्री है। इस पर सरकार का कोई कंट्रोल नहीं है। ठीक है, और दूसरी बात परमानेंट। दो चीज़ें हमें याद रखना है कि जब हम संवैधानिक निकाय के बारे में पढ़ते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ के बारे में पढ़ते हैं, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया परमानेंट और फ्री बॉडी है। इसका गठन भारत के संविधान द्वारा हमारे देश में फ्री और फेयर, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए किया गया था। ठीक है, और यदि कुछ बातें हैं जिनको हम जानें, तो हम बात कर रहे हैं आर्टिकल 324 की। आर्टिकल 324 के अनुसार संसद, ठीक है, हमारी पार्लियामेंट, और दूसरा स्टेट की जो विधानसभा की सीटें होती हैं, इसके अलावा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए, ठीक है, उसका संचालन करना हो, उसके लिए निर्देशन करना हो, उसको कंट्रोल करना हो, इस सारी जिम्मेदारी चुनाव आयोग के पास रहती है। कुल मिलाकर हम एक चीज़ कह सकते हैं कि चुनाव आयोग अखिल भारतीय संस्था है। क्यों है? क्योंकि स्टेट के लिए भी चुनाव करा रहा है और सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए भी चुनाव करा रहा है। कुल मिलाकर पूरे देश भर में चुनाव करा रहा है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के लिए। ठीक है, लेकिन एक बात हमें ये याद रखना है कि ग्राम पंचायत के जो चुनाव होते हैं ना, पंचायत हो चाहे वो निगम हो, इसके लिए इस चुनाव आयोग का कोई संबंध नहीं है। इसके लिए भारत के संविधान में अलग राज्य निर्वाचन आयोगों की स्थापना की गई है। ये हमारे लिए काम की चीज़ है। इसके अलावा यदि हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की संरचना के बारे में बात करें, तो निर्वाचन आयोग में एक रहता है मुख्य निर्वाचन आयुक्त। ठीक है, इसके अलावा अन्य आयुक्त इसमें भी शामिल रहते हैं। ठीक है, अन्य आयुक्त भी इसमें शामिल रहते हैं। इन सभी को मिलाकर के निर्वाचन आयोग बनता है। इसके अलावा यदि हम देखें मुख्य निर्वाचन आयुक्त के बारे में,
तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य जो निर्वाचन आयुक्त हैं, दोनों की ही जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ठीक है। जब कोई अन्य निर्वाचन आयुक्त इस प्रकार नियुक्त किया गया है तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त निर्वाचन आयोग का अध्यक्ष बन जाएगा। ठीक है। इसके अलावा राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग की सलाह पर प्रादेशिक आयुक्तों की नियुक्ति कर सकता है। क्यों करेगा? यदि उसको लगता है कि निर्वाचन आयोग को कुछ सहायता की ज़रूरत है, काम का बोझ ज़्यादा पड़ रहा है, तो वो प्रादेशिक आयुक्तों की नियुक्ति भी कर सकता है। इसके अलावा निर्वाचन आयुक्तों और प्रादेशिक आयुक्तों की सेवा की शर्तें और पद अवधि, ठीक है, सेवा की क्या क्या शर्तें रहेंगी, कितने साल तक वो बने रहेंगे, ये सारी चीज़ें राष्ट्रपति निर्धारित करता है। इसके बाद वाली न्यूज़ हम देखने वाले हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से रिलेटेड। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति। ठीक है, जिसको हम मुख्य न्यायाधीश कहते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कहा जाता है। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति अन्य न्यायाधीशों और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की सलाह के बाद करता है। ठीक है। इस मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति इसके लिए भी अन्य न्यायाधीश और उच्च जो हाई कोर्ट के न्यायाधीश रहते हैं ना, उनकी सलाह पर करता है। इसी तरह से अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति भी होती है। मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त अन्य जो न्यायाधीश की नियुक्ति है, इसमें मुख्य न्यायाधीश का परामर्श जरूरी रहता है। मुख्य न्यायाधीश ही बताता है कि आप अब जो है इनको सिलेक्ट करिए। न्यूज़ को यदि हम देखें, बात की जा रही है कि हमारी जो जुडिशरी है उसमें महिलाओं का योगदान कितना है। महिलाओं से रिलेटेड जो मुद्दे हैं, महिलाओं से रिलेटेड जो अपराध हैं, कहीं वो कम क्यों नहीं हो रहा है। इसका एक मेन रीज़न ये भी है कि जो जुडिशरी है, हमारी न्यायपालिका है, उसमें महिलाओं की भागीदारी बहुत कम है। अब आप खुद सोचिए कि जो रेप करने वाला व्यक्ति है, कहीं कहीं जगह तो ऐसा भी हमने देखा है कि जो जज हैं न्यायपालिका के, वो खुद कह रहे हैं कि जाओ उससे राखी बंधवा लो, हम तुमको जमानत दे देंगे, उससे शादी कर लो। अब वो लड़की चाहेगी क्या? जिसके साथ में ऐसा अपराध किया गया है, वो लड़की खुद कैसे चाहेगी मैं उससे शादी कर लूँ? तो इस प्रकार से कई सारी चीज़ें हमारे सामने आती हैं। इसका एक ही रीज़न है कि हमारी जो न्यायपालिका है उसमें खुद महिलाएं शामिल बहुत कम हैं। तो अभी जब नियुक्ति की गई थी एक साथ में बहुत सारे जजों की, उसमें कुछ महिला न्यायाधीश भी शामिल की गई हैं, जिसमें एक बात और बताई गई थी कि आने वाले टाइम में एक महिला जो है मुख्य न्यायाधीश बन सकती है। तो यहाँ पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एन.वी. रमन्ना ने सैटरडे के दिन बात कही कि वेरी फ्यू वीमेन फाइंड रिप्रेजेंटेशन एट द टॉप। बहुत कम ही वुमेन ऐसी हैं जो अपने आप को रिप्रेजेंट कर पाती हैं सबसे ऊंची जगह में। ठीक है। एंड एडमिटेड दैट इवन ए मेयर 11%, ठीक है, केवल 11% रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ऑन द बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट वाज अचीव्ड विथ ग्रेट डिफिकल्टी। 11% हिस्सेदारी भी बड़ी मुश्किल से इनको मिल पाई है। आइडियली वुमेन शुड हैव गॉट एटलीस्ट 50% रिप्रेजेंटेशन एट ऑल लेवल्स आफ्टर 75 ईयर्स ऑफ द इंडिपेंडेंस, ऐसा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का कहना है। इसके अलावा जबकि हम तो ये चाहते हैं, ऐसा सीजीआई का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट या फिर जो हमारी न्यायालय व्यवस्था है उसमें 50% हिस्सेदारी महिलाओं की होना चाहिए। आइडियली वुमेन शुड हैव गॉट एटलीस्ट 50% रिप्रेजेंटेशन एट ऑल लेवल आफ्टर 75 ईयर ऑफ द इंडिपेंडेंस। ठीक है। इसके अलावा सीजीआई का ये रिमार्क्स तो कब आया है? ठीक है, विद इन डेज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम led by him scripting history by successful recommending 3 women judges to the court in one go। एक ही बार में एक तो बहुत सारे जजों की नियुक्ति हुई, उसमें से भी 3 जो जज थी वो महिलाएं थी। द कोर्ट हैज़ 4 वुमेन जज नाउ, द हाईएस्ट एवर। अब कोर्ट के पास 4 महिला जज हो गई, जो कि अभी तक की सबसे ज़्यादा संख्या है।
आफ्टर 75 ईयर ऑफ द इंडिपेंडेंस वन वुड एक्सपेक्ट एटलीस्ट 50% रिप्रेजेंटेशन फॉर वुमेन एट आर लेवल, लेकिन आई मस्ट एडमिट विद ग्रेट डिफिकल्टी 50% तो चाहिए कम से भी कम रिप्रेजेंटेशन। आज़ादी के इतने साल हो गए हैं, लेकिन बड़ी मुश्किल से 11% का रिप्रेजेंटेशन सुप्रीम कोर्ट में हो पाया है। इसके अलावा जो वुमेन लॉयर्स हैं उनकी क्या प्रॉब्लम्स हैं इसके बारे में भी इन्होंने बताया है। ए मेजॉरिटी ऑफ वुमेन लॉयर्स सफर्ड विथ इन द प्रोफेशन एंड कंटिन्यू टू फेस सिग्निफिकेंट चैलेंजेस इवन आफ्टर दे रीच द टॉप। वुमेन लैक्ड बेसिक अमेनिटीज इन द कोर्ट कॉम्प्लेक्स। कोर्ट का जो कॉम्प्लेक्स है वहाँ पर महिलाओं के लिए जो भौतिक छोटी छोटी सुविधाएं हैं ना, उसके लिए उनको बहुत परेशान होना पड़ता है। वुमेन डू नॉट हैव रेस्ट रूम्स इन लोअर कोर्ट। ठीक है, तो ये एक ऐसे सीजीआई हैं जिन्होंने न्यायपालिका की कमियों को बताया है। आपको कभी न्यायपालिका के बारे में मेंस में लिखना पड़े कि कुछ क्या क्या कमियां हैं, कौन कौन से प्रॉब्लम से आज न्यायपालिका फेस कर रही है, तो इनका उल्लेख आप ज़रूर करिए। ठीक है, ये हमेशा जो है न्यायपालिका में सुधार करते रहे हैं जब से ये आए हैं, चाहे वो हमारे बोलने की आज़ादी हो, चाहे वो देशद्रोह का कानून हो, या फिर ठीक है कोर्ट की लाइव रिकॉर्डिंग की बात हो। इन्होंने काम तो बहुत अच्छा किया है। इसके अलावा इन्होंने बताया है कि रेस्ट रूम तक नहीं है उनके लिए। इट इज़ टू डिफिकल्ट फॉर देम टू वेट फॉर लॉन्ग हावर्स इन कोर्ट कॉरिडोर्स। ये सारी समस्याओं का वो सामना कर रही हैं। और एक बात यहाँ पर ये बताई गई है कि जिस प्रकार से इन्होंने इतिहास रचा है या फिर काम किया है, उस हिसाब से जो वकील है ना, इनको सचिन तेंदुलकर के नाम से जानते हैं। लेकिन ये क्या है ना, अभी ये जो श्रेय है वो अपने ऊपर नहीं लेते। वो बोलते हैं कि हम एक टीम की तरह काम किए हैं, तो सारा श्रेय जो है मुझे नहीं जाता है, अपनी टीम को जाता है। इसके बाद वाली न्यूज़ जो है पंचायत समिति से रिलेटेड है। ठीक है, राजस्थान की हम बात कर रहे हैं। वहाँ पर राजस्थान में पंचायत समिति के चुनाव हुए थे, उसके रिजल्ट को बताया गया है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं पंचायत समिति आखिर होती क्या है। तो नॉर्मली हम ये देखते हैं कि ग्राम पंचायत में काफ़ी मतभेद रहता है। मतभेद मतलब काम को लेकर भी हो सकता है और कई सारी बातों को लेकर हो सकता है। पंचायत में निर्बाध गति से यदि काम करना है तो ऐसे लोगों के हमें एक ग्रुप की ज़रूरत है जिन्हें विशेष प्रकार के काम हम दे सकें। इसीलिए संबंधित विषय के लोगों की समितियां गठित की जाती हैं। ये समितियां अपने विषय संबंधित काम करती हैं, जिससे ग्राम पंचायत का काम बढ़िया चलते रहता है। इन्हीं समितियों के माध्यम से पंचायतें अपने दायित्वों का निर्वहन करती हैं। यदि दूसरे शब्द में यदि हम कहें तो ये समितियां ग्राम पंचायत की हाथ कान नाक दिमाग की तरह होती हैं, जो पंचायत के कामकाज की निगरानी करके भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने का काम करती हैं। प्रायः इन समिति में अनुभवी और विषय संबंधित लोग ही शामिल रहते हैं। ठीक है, और यदि हम बात करें गठन का, तो इनका गठन भी प्रत्येक 5 वर्ष बाद पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव के बाद होता है। इनका गठन पंचायतों के सदस्य और विषय संबंधित लोगों को शामिल करके किया जाता है। इसके बाद वाली न्यूज़ हम देखने वाले हैं मुख्यमंत्री कोरोना परिवार आर्थिक सहायता योजना। दिल्ली की हम बात कर रहे हैं, अरविंद केजरीवाल की सरकार की बात कर रहे हैं। ठीक है, इस स्कीम की बारे में थोड़ी सी बेसिक जानकारी हम देख लेते हैं ताकि चीज़ें रिपीट हो जाएंगी और हमको याद रहेगा। ठीक है, इसमें ये बात कही गई है कि 50,000 रुपया ईच पीपुल को दिया जाएगा हुज फैमिली मेम्बर्स डाइड ड्यू टू कोरोना। इसके अलावा 25 रुपया पर मंथ टू सम कैटेगरी ऑफ पीपल हु हैव लॉस्ट देयर फैमिली मेम्बर्स टू कोरोना। 2500 रुपया प्रति माह दिया जाएगा। ठीक है, कुछ कुछ कैटेगरी वाले लोगों को जिन्होंने लॉस्ट कर दिए देयर फैमिली मेम्बर्स कोरोना के चलते चलते। इसके अलावा बेनिफिशरीज ऑफ बोथ असिस्टेंस इंक्लूड चिल्ड्रन हु हैव लॉस्ट वन और बोथ पेरेंट्स। ठीक है, तो इसमें जो बच्चे अनाथ हो गए हैं उनको भी शामिल किया गया है।
ठीक है, कुछ बातें यहाँ पर बताई जाती हैं इस स्कीम के बारे में, कुछ खामियां बताई जाती हैं, जैसे कि ए लेंथी प्रोसेस। Thou both assistance is under the same scheme. A person eligible for both has to apply separately. व्यक्ति को दोनों स्कीम के लिए अलग अलग से अप्लाई करना पड़ेगा। दूसरी बात यह है, एन एप्लीकेंट हैज़ टू सबमिट 5 डॉक्यूमेंट ऑनलाइन, सम ऑफ दीज डॉक्यूमेंट टेक टाइम टू बी इशूड। अब 5 प्रकार के डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना है, तो आपको वो डॉक्यूमेंट इशू होंगे तब ना, रहेंगे तब तो आप अपलोड कर पाओगे। Even after submitting required documents online, one of these two candidates have to be fulfilled. The death must be certified as corona death as per a list by the Ministry of Home Affairs. If not, then the death must have happened within 1 month of testing positive, plus it has to be verified as corona death by health department. और बहुत सारी शर्तें यहाँ पर रख दी गई हैं। आपके पास डेथ सर्टिफिकेट लेके आओ, इसके बाद यदि वैसा नहीं हो रहा है तो जो डेथ है ना वो होना चाहिए अभी 1 महीना के अंदर में, टेस्ट पॉजिटिव यदि आप आ रहे हो उसके 1 महीने के अंदर में, ठीक है। और उसको यदि उसकी डेथ को हेल्थ डिपार्टमेंट के द्वारा कोरोना घोषित कर दिया है तो आपको इस स्कीम का फ़ायदा मिल जाएगा। इसके बाद वाली हम न्यूज़ देखने वाले हैं, इंस्पायर्स 8.1 प्राइम फॉर लॉन्च, ऐसा कहना है IIST का, ठीक है। तो इंस्पायर्स 8.1 क्यूबसैट, ये इसको डेवलप किया गया है अंडर द इंटरनेशनल सैटेलाइट प्रोग्राम इन रिसर्च एंड एजुकेशन। इंस्पायर इज रेडी फॉर लॉन्च। द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी का कहना है कि ये जो सैटेलाइट हैं इनको लॉन्च किया जाएगा। द स्मॉल सैटेलाइट दैट, जिसका जो वजन है लेस देन 10 किलो, विल बी लॉन्च्ड एब्रॉड एन अपकमिंग पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल PSLV मिशन ऑफ द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो। इसके बाद वाली न्यूज़ हम देखने वाले हैं केरला से। केरला वाटर ट्रांसपोर्ट रिज्यूम्स बोट सर्विस। तो देखिए, आने जाने के लिए सबसे बढ़िया साधन होता है वाटर मार्ग का, ठीक है, सबसे सस्ता भी आप उसको कह सकते हैं। तो केरला वाटर ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट हैज़ रिज्यूम्ड द ऑपरेशन ऑफ वेगा सेकंड, ए टूरिस्ट बोट सर्विस जो कि कनेक्ट करती है अलपुजा एंड कुमाराकोम को। ऑफिशियल का कहना है द सर्विस which was restarted last week was drawing tourists in good numbers. Vega second was launched in March 2020। तो ये हमारे देश में जो अंदर ही अंदर जो वाटर मार्ग बने हुए हैं ना, उनसे आना जाना बहुत कम हो पाता है, तो इस पर काम करने की काफ़ी ज़रूरत है। इसके बाद वाली न्यूज़ हम देखने वाले हैं लुप्त होने वाले जीव जंतुओं के बारे में। 28% ऑफ 1,38,000 अनुमानित स्पीसीज फेस कर रही हैं एक्सटिंक्शन का, मतलब कि जल्द ही ये गायब होने वाली हैं। हैबिटाट लॉस, इसके अलावा ओवर एक्सप्लोटेशन टू ब्लेम, अपना जो आवास है इनका बहुत कम होते जा रहा है। जब आवास कम होता है तो फिर ये चले जाती हैं मानव की रिहायशी इलाके में अपने भोजन की तलाश में, और फिर ये जो वन्य जीव हैं इनके और ह्यूमन के बीच में कॉन्फ्लिक्ट उत्पन्न होता है, या तो इंसान मरेंगे नहीं तो फिर जानवर मरेंगे। इसके अलावा खाने का भोजन, पानी, सारी चीज़ें भी आवास के सिकुड़ने से कम हो जाती हैं इनके लिए, ठीक है। और दूसरी बात, यदि ये एक जगह से दूसरी जगह चले जा रही हैं तो फिर वहाँ की जलवायु इनके लिए अनुकूल होना चाहिए ताकि अपने बच्चों को जन्म दे सकें। यदि जलवायु अनुकूल नहीं है तो इनकी जनसंख्या प्रभावित होती है। और दूसरी बात, फिर वहाँ के जानवरों से लड़ाई झगड़े का अलग खतरा रहता है। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो कि इनके विलुप्ति का रीजन बनती हैं। सम 28% ऑफ द 1,38,374 स्पीसीज एसेस्ड बाय द इंटरनेशनल फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN for its survival watch list are now at high risk of vanishing forever.
1,38,374 स्पीसीज में से का जो 28% हिस्सा है वो इस कंडीशन में पहुंच गया है कि वो हमेशा के लिए समाप्त हो सकता है। द ग्लोबल कंजर्वेशन बॉडी का कहना है शनिवार के दिन हैबिटाट लॉस, ओवर एक्सप्लॉयटेशन एंड इलीगल ट्रेड हो रहा है हैव हैमर्ड ग्लोबल वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन फॉर डिकेड्स एंड क्लाइमेट चेंज इज नाउ किकिंग इन एज ए डायरेक्ट थ्रेट एज वेल, ऐसा IUCN का कहना है। तो हैबिटाट लॉस हो रहा है, ओवर एक्सप्लोटेशन हो रहा है, जैसे कि मछलियों का ही आप खाने की बात कर लो, ठीक है, थोड़ी थोड़ी चीज़ किसी भी संसाधन का यूज़ करना है, ऐसा नहीं कि एक ही दिन में सारी चीज़ें कर रहे हैं। तो ओवर एक्सप्लोटेशन भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। इसके अलावा इलीगल ट्रेड होता है, चाहे वो एक सींग वाले गैंडे हों, चाहे वो हिरण हो, चाहे वो शेर हो। इसके अलावा जलवायु परिवर्तन भी एक बहुत बड़ा कारक है इनके एक्सटिंक्ट होने का, ऐसा IUCN का कहना है। जैसे कि कोमोडो ड्रैगन यदि पूछा जाता है कहाँ का है, क्या इसका स्टेटस है, क्या चीज़ ये फेस कर रहा है, ये जो है लार्जेस्ट लिविंग लिजार्ड है। ये जो पिक्चर जो आप देख रहे हो ना, इंडोनेशिया का ये कोमोडो ड्रैगन्स है, इसको लिस्टेड किया गया है इंडेंजर्ड कैटेगरी में IUCN के द्वारा। तो कोमोडो ड्रैगन्स द लार्जेस्ट लिविंग लेजार्ड है विच आर फाउंड ओनली इन द वर्ल्ड हेरिटेज लिस्टेड कोमोडो नेशनल पार्क एंड नेबरिंग फ्लोर्स वर लिस्टेड एज इंडेंजर्ड। Some 37% of the 1200 shark and ray species assessed by expert are directly threatened by extinction। तो शार्क और जो रे की स्पीसीज हैं अनुमानित लगाया जा रहा है कि ये डायरेक्टली एक्सटिंक्शन की कगार पर है। ए थर्ड मोर देन ओनली 17 year ago it warned on Saturday। द IUCN ऑन सैटरडे ऑफिशियली लॉन्च किया था ग्रीन स्टेटस, द फर्स्ट ग्लोबल स्टैंडर्ड फॉर assessing species recovery and measuring conservation impact। It makes the invisible work of conservation visible। Molly Grace, a professor of the University of Oxford and the Green Status co-chair का कहना है। इसके बाद हम चलते हैं साइंस की तरफ और देख लेते हैं एग से रिलेटेड कुछ बातें यहाँ पर की गई हैं। तो क्या बातें की गई हैं, ये जानकारी क्या चीज़ बताती, इसको हम देख लेते हैं, ठीक है। तो एग की जो आकृति रहती है, अंडे की जो शेप रहती है, उसको लेकर के कुछ रिसर्च हुई है, उसी को लेकर के ये न्यूज़ आई है। तो साइंटिस्ट फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ कैंट नाउ हैव ए मैथमेटिकल इक्वेशन फॉर द एग शेप, ठीक है। किस प्रकार से इन्होंने अनुमान लगाया है, द परफेक्ट शेप दैट इज लार्ज इनफ टू होल्ड द एम्ब्रियो, ठीक है, भ्रूण को होल्ड करके रख सके, मतलब भ्रूण को ये धारण कर सके। स्मॉल इनफ फॉर टू ईट एग्जिट एफिशिएंटली, ठीक है, साइज इतना छोटा रहेगा कि ये आसानी से जो है बाहर निकल सके। इसके अलावा एंड विच डज नॉट रोल अवे, और ख़ास बात ये रहती है कि साइज ऐसा भी होता है कि इसको लुढ़कने से रोकता है। ये जो इक्वेशन है कैन हेल्प फिगर आउट हाउ एंड वाई द शेप इवॉल्व्ड एंड आल्सो इन एप्लीकेशन सच एज बायो इंस्पायर्ड इंजीनियरिंग। इसका यूज़ यहाँ पर भी किया जा सकता है इसके अध्ययन में। इसके बाद वाली जो न्यूज़ है साइंस से ही है, वो भी स्लीप को बताती है। अलग अलग किस्म की नींद है जिसको आज हम जानेंगे। स्लीप रिफ्रेश द ब्रेन। आप यदि सो रहे हो, इसका मतलब ये है आप अपने दिमाग को रिफ्रेश कर रहे हो। ए रिसेंट स्टडी पब्लिश इन द सेल रिपोर्ट फाइंड एविडेंस दैट रैपिड आई मूवमेंट स्लीप रिफ्रेशेस द ब्रेन। REM क्या है, किस प्रकार की ये नींद रहती है, इसके बारे में यहाँ पर बात बताई गई है। REM स्लीप इज ए फेज ऑफ स्लीप व्हेन ड्रीमिंग टेक्स प्लेस। ऐसी नींद जब आप गहरे सपने में खोए हो, उस समय बहुत मज़ा आता है और आपका दिमाग भी एकदम फ्रेश हो जाता है। द यूनिवर्सिटी ऑफ तुसुकुबा रिसर्चर डायरेक्टली ऑब्जर्व द रेड ब्लड सेल्स इन द ब्लड कैलिबरी ऑफ माइस।
तो सबसे पहले प्रैक्टिकल हुआ माइस पर। दे स्पॉटेड ए मैसिव फ्लो ऑफ आरबीसीज इनटू द कैलिपरीज ड्यूरिंग आरईएम स्लीप। इसके बाद वाली जो साइंस की न्यूज़ है वो एक्सो प्लानिट से रिलेटेड है। एक्सो प्लानिट या जिनको जो है एक्स्ट्रा सोलर प्लानिट भी कहा जाता है, ऐसे ग्रह हैं जो हमारे सौर मंडल के बाहर स्थित हैं। कपलर अंतरिक्ष शोध यान द्वारा एकत्रित जानकारी के बूते पर कुछ वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया कि हमारी गैलेक्सी में कम से भी कम 50 अरब ग्रहों की होने की संभावना है। इससे रिलेटेड क्या न्यूज़ आई है? ए स्टडी पब्लिश्ड इन द एस्ट्रोफिजिकल जर्नल आइडेंटिफाई करती है ए न्यू क्लास ऑफ एक्सोप्लानेट की एक नई क्लास, नई श्रेणी, हाइसियन वर्ल्ड्स दैट कुड सपोर्ट लाइफ डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑन अर्थ। ठीक है, दीज प्लानेट आर अबाउट 2.6 टाइम्स द साइज ऑफ द अर्थ, हैव टेम्परेचर अबाउट 200 डिग्री सेल्सियस एंड प्लानेट वाइड ओशियंस। क्या क्या चीज़ें यहाँ पर हो सकती हैं, कैसा इनका साइज हो सकता है, ये सारी बातें यहाँ पर बताई गई। दीज कुड सपोर्ट माइक्रोबायल अंडर वाटर लाइफ, सर्च इन नाउ फॉर देयर बायोसिग्नेचर्स। तो यहाँ पर माइक्रोबायल अंडर वाटर लाइफ की भी संभावना बताई गई है। ठीक है, पृथ्वी से तुलना करें तो 2.6 गुना आपको मिलेगा। टेम्परेचर की यदि हम बात करें तो 200 डिग्री सेल्सियस। इसके बाद वाली जो न्यूज़ है वो राइनोस से रिलेटेड है। ठीक है, राइनोस हैव हिस्टोरिकली एग्जिबिटेड लो जेनेटिक डाइवर्सिटी। बहुत ही कम जेनेटिक डाइवर्सिटी देखने को हम मिलती है राइनोस, मतलब एक सींग वाले गैंडे की हम बात कर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू ए न्यू स्टडी दैट मैप आउट द फैमिली ट्री ऑफ राइनोस। जब हमने राइनोस की फैमिली ट्री के बारे में जाना, मतलब इसका जो पास्ट रहा उसके बारे में जाना, द स्टडी पब्लिश्ड इन सेल, उसने एनालाइज किया कि जीनोम ऑफ 5 लिविंग स्पीसीज ऑफ राइनोस, राइनोस की जीवित 5 प्रकार की स्पीसीज के जीनोम का एनालिसिस किया गया। इसके अलावा 3 एंशिएंट की और एक्सटिंक्ट की, 3 स्पीसीज हमने एंशिएंट की लिए और एक्सटिंक्ट जो लुप्त प्राय की कैटेगरी में है उनकी भी हमने लिया, उनके जीनोम का अध्ययन किया था। द रिसर्चर फाइंड दैट द ओल्डेस्ट स्प्लिट इन द अफ्रीकन एंड यूरेशियन लाइनेज ऑकर नियरली 16 मिलियन ईयर एगो।